नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना आधिपत्य जमाया, उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, यानी कि जो बंगाल था वो किसके अंतर्गत आता था, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और ये जो बंगाल था वो सबसे ज्यादा संपन्न राज्य था। ठीक है, सबसे ज्यादा संपन्न राज्य था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब और किसके बीच हुआ। तो याद रखिएगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, वो 23 जून यानी कि 23 जून 1757 यानी कि 1757 को जो अंग्रेजों के सेनापति था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जो प्लासी का युद्ध हुआ, सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था उसका, मतलब अंग्रेजों का सेनापति। तो इन लोगों के बीच में जो लड़ाई हुआ, तो जो सिराजुद्दौला था इसका एक सेनापति था। ठीक है, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। तो उसने क्या किया, इसके साथ चीटिंग कर लिया, इसका धोखा दे दिया, बिट्रेयल कर दिया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर जाफर को उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि वो उसका साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया, इसके साथ धोखा कर दिया। तो ये बात अंग्रेजों को पता था। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को, ठीक है, क्लाइव के हाथों की जो कठपुतली थी वो कौन था, नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो जैसे ही देखिए, सीधा सा बात है, अगर कोई इंसान अपने नवाब के साथ धोखा कर सकता है, वो किसी के साथ कर सकता है। तो इसके साथ भी वही हुआ, क्योंकि इसे अपना कठपुतली बना के क्लाइव ने रखा था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इससे भी क्या किया कि नवाब की गद्दी से हटा दिया। ठीक है, नवाब से उसे हटा दिया। और कब हटाया, तो 1760 ईस्वी में हटा दिया। और उसके बाद जो उसका दामाद था, ठीक है, उसका जो दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, तो उसको उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उसे बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंधेर, ठीक है, यानी कि मुगदलपुर स्थानांतरित किया। तो जो मीर कासिम था उसने क्या किया कि उसका जो राजधानी था मुर्शिदाबाद, वहां से उसने मुंधेर बदल दिया। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजादौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1764 ईस्वी में हुआ। और अंग्रेजों एवं मीर कासिम और अवध का जो नवाब था जिसका नाम था शुजादौला, ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन सब के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। तो ये जो युद्ध हुआ इसमें भी अंग्रेजों की जीत हो गई, अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, और यहाँ पे जो सेनापति था वो कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, इस तरह से डायरेक्ट पूछा जाता है। थोड़ा सा आपको घुमा देगा चीज़ें और वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए, समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद से जो मीर कासिम था उसको हटा के फिर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया। और 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो मीर जाफर नवाब बना, लेकिन वो उसका मृत्यु कब हो गया, तो 5 जनवरी 1765 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि जो बंगाल था उसका नवाब कब और कौन और कब कब बना। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको लिस्ट मिलेगा। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो मुर्शिद कुली खां। तो जो मुर्शिद कुली खां था
वो बंगाल का नवाब कब बना, तो 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक था। उसके बाद सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक था। थर्ड नंबर पे आया सरफराज खां। सरफराज खां 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी, यानी कि 1 साल ही रहा। उसके बाद आए अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां 1740 से 1756, यानी कि 16 साल लगभग ये वहाँ के नवाब रहे। उसके बाद सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें तो 1756 से 1757, ठीक है। और यहाँ से तो हम लोग पढ़ ही रहे थे कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आया 1757 से 1760, फिर उसके बाद मीर कासिम आया 1760 से 1763, उसके बाद मीर जाफर आया और वो 1763 से 1765 तक बंगाल का नवाब रहा। उसके बाद आया निजाम उदौला, ठीक है। तो मीर जाफर तक हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे। 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी जगह पर कौन आया, तो निजाम उदौला 1765 से 1766। और फिर आया सैफ उदौला, ठीक है। तो सैफ उदौला 1766 से 1770 तक बंगाल का नवाब रहा। और लास्ट यहाँ पे आया मुबारक उदौला, जो कि 1770 से 1775 तक बंगाल का नवाब रहा। तो इस तरह से बंगाल के यहाँ पे नवाब का नाम दिया गया है, और कब से कब तक वो नवाब थे ये भी बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तो जो अंग्रेज थे और उनका मैसूर से क्या संबंध था उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो दिया गया कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। तो जो हैदर अली था वो मैसूर का शासक कब बना, तो 1761 ईस्वी में हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई, ठीक है। तो जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उस दौरान क्या हुआ कि जो हैदर अली था उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका जो पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान बहुत ही खतरनाक इंसान था, तो हैदर अली का उत्तराधिकारी वही बना, ठीक है। कब, उसके बाद से 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। तो उसके बाद जो टीपू सुल्तान था वो 1787 ईस्वी में उसने क्या किया कि जो उसका राजधानी था श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे उसे एक उपाधि मिला जिसका नाम था बादशाह, ठीक है। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो जो टीपू सुल्तान था उसने क्या किया कि जो उसकी राजधानी थी वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया और साथ ही वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया, ठीक है। टीपू की मृत्यु की अगर हम बात करें तो चतुर्थ जो यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो वो कब हुआ, वो 1799 में उसका मृत्यु हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्ध दिया गया है और किस वर्ष में हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। और कुछ संधियाँ भी हुई एंग्लो मैसूर मतलब अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, वो भी यहाँ पे दिया गया। तो अगर हम देखें तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की तो 1767 से 1769 तक हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84, उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792, उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल था। उसका जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उस वो टाइम था 1799 का, और जो लॉर्ड वेलेजली था वो गवर्नर जनरल था। तो ये सब नाम याद रखिएगा। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो पैक्ट हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहला जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि मद्रास की संधि हुई, ठीक है। मद्रास की संधि हुई कब हुई, तो 1769 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें मंगलूर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है। तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ वो कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसका नाम था वांडीवास, और हुआ कब था, तो 1760 ईस्वी में। और उस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सर आयरकुट कर रहा था, और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व लाली कर रहा था। जिसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी हार गए और इंडिया छोड़ के चले गए और अंग्रेज जीत गए। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिख एवं अंग्रेज। जो सिख थे और अंग्रेज उनके बारे में।
तो चलिए देखते हैं, दिया गया है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, ठीक है, जो प्रथम गुरु थे उनको जाता है, ठीक है। तो सिख संप्रदाय जो है इसका संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, और जो भी गुरु नानक को फॉलो किए उनको ही सिख कहा गया, ठीक है। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो जो बादशाह बाबर थे और हुमायूं, उनके समकालीन थे कौन? गुरु नानक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट दिया गया कि सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, ठीक है। तो कब जो गुरु नानक थे उनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ? तो सन 1496 ईस्वी में गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। तो आप जब भी गुरुद्वारा वगैरह जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा मुफ्त में लोगों को भोजन करवाया जाता है, जिसे लंगर बोला जाता है। तो इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु नानक द्वारा ही किया गया था, गुरु का लंगर जिसका नाम था, यानी कि निःशुल्क सहभागी भोजनालय। तो ये चीज़ भी आप कभी अगर गुरुद्वारा जो गए होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं गए हैं कभी जाइएगा, देखिएगा वहाँ पे मुफ्त में लोगों को भोजन कराया जाता है, ठीक है। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। तो जो भी उनके स्थान थे वहाँ पे उन्होंने संगत और पंगत, संगत मतलब हुआ धर्मशाला और पंगत मतलब हुआ लंगर, उसको स्थापित किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे, ठीक है। तो जो संगत और पंगत था उसने क्या किया कि गुरु नानक के जो भी अनुयायी थे, जो भी फॉलोअर्स थे, उनके लिए एक संस्था का कार्य किया, ठीक है, जहां वे हमेशा मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो जो गुरु नानक थे उनका मृत्यु कब हुआ? तो सन 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु हुए, ठीक है। तो जो सिख थे उसके पहले गुरु नानक की मृत्यु हो गई 1539 में। उसके बाद 1539 में जो सिखों के दूसरे गुरु बने वो बने गुरु अंगद, ठीक है। और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो इनका पहला नाम, पहले का नाम क्या था? लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। तो जो व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू किया था लंगर का व्यवस्था, उसे इन्होंने क्या किया? परमानेंट कर दिया, अस्थायी कर दिया। किसने? तो गुरु अंगद ने। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। और गुरुमुखी जो पंजाबी का लिपि होता है, ठीक है, पंजाबी किस लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और इस लिपि का प्रारंभ भी गुरु अंगद ने किया है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, ठीक है। और सिखों के अगर तीसरे गुरु के नाम पूछे जाए कि कौन थे, तो वो थे गुरु अमरदास, ठीक है। और कब से कब तक? तो 1552 से लेके, ठीक है, 1552 से लेके 1574 ईस्वी तक ये सिखों के तीसरे गुरु रहे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, ठीक है। तो जो गुरु अमरदास थे उन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले बहुत सारे कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। उसके बाद जो हिंदू से अलग तरीका का जो शादी होता है जिसका नाम है लवन पद्धति, तो इसका प्रचलन भी प्रचलित किसने किया? तो गुरु अमरदास ने ही किया था। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। तो जो अकबर था, ठीक है, अकबर ने क्या किया कि गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर उनसे मिला, ठीक है, उनसे भेंट किया, ठीक है। और जो गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। तो जो गुरु अमरदास थे उन्होंने क्या किया कि 22 गद्दियां का स्थापना किया, और जो भी गद्दी का स्थापना किया गया, ठीक है, उस पर एक एक महंत का उन्होंने नियुक्ति भी कर दिया। बीबी के पति रामदास, जो बीवी के पति थे जिनका नाम क्या था? रामदास, ठीक है, सिखों के चौथे गुरु हुए। उसके बाद इनके बाद चौथे गुरु कौन है? तो जो बीवी के पति रामदास थे सन 1574 से 1581 ईस्वी तक ये सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी, ठीक है। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो गुरु रामदास थे उन्होंने क्या किया कि उन्हें 500 बीघा भूमि मिला, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है, बीबी भानी को मिला। और गुरु रामदास ने क्या किया कि उसी भूमि को अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। तो अमृतसर का जो जलाशय है, ठीक है, उसको उन्होंने खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। उसके बाद जो उनके तीसरे पुत्र थे, ठीक है, गुरु रामदास के जो तीसरे पुत्र थे जिनका नाम था
अर्जुन, ठीक है, अर्जुन उसे गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। तो जो मतलब वो उसके फादर थे और उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, गुरु बना दिया, और इस वजह से इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो गुरु पद था पैतृक बना दिया, कि अब हम गुरु थे तो मेरा बेटा होगा, फिर इसके बाद इसका बेटा होगा, फिर इसका बेटा होगा, इस तरह से उन्होंने इसे कर दिया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे, ठीक है। कौन गुरु रहे, कितने नंबर के, तो पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ, इसका रचना किसके द्वारा किया गया है, तो गुरु अर्जुन के द्वारा किया गया। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पत्र जो प्रार्थनाएं थी और गीत संकलित हैं। तो जो आदि ग्रंथ है उसमें गुरु नानक की जो प्रेरणा प्रार्थनाएं है वो है और गीत संकलित है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया। तो अमृतसर के बीच में आप देखिएगा क्या नाम है उसका, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, स्वर्ण मंदिर। तो उसका जो निर्माण है किसने करवाया, तो गुरु अर्जुन ने करवाया, ठीक है। तो जो अमृतसर का जलाशय था उसके बीचों बीच उन्होंने क्या किया कि एक हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो जो जहांगीर था उसको पता चला कि जो राजकुमार खुसरो है उसका इन्होंने हेल्प किया है, जिस वजह से उसने क्या किया कि गुरु अर्जुन को मरवा दिया, ठीक है, उनको उनका मर्डर करवा दिए। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी हुए। उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया, ठीक है। तो जो सिखों के छठे गुरु हुए वो कौन हुए, हरगोविंद हुए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सिखों की सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर को के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया कि जो दरबार था वहाँ पे नगारा बजाने का व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की, और जो अमृतसर था उसका किलेबंदी किसके द्वारा किया गया, तो इनके द्वारा ही किया गया, ठीक है, हरमंदर। हरगोविंद, सॉरी हरगोविंद, ठीक है। हरमंदर साहब का तो निर्माण अमृतसर में वो जलाशय में हुआ। इनका नाम था हरगोविंद, जिन्होंने क्या किया, अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हर राय, ठीक है, जो कि 1645 से 1661 तक हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो जो सिखों के सातवें गुरु हुए कौन हुए, हर राय हुए, जो कब से कब तक रहे, तो 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक हुए। और इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर क्या किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हुए हरकिशन। हरकिशन 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे, और इनकी जो मृत्यु हुई वो चेचक से हुई। तो चेचक का नाम आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। और ये जो सिखों के आठवें गुरु हरकिशन थे, इन्हें जाके गुरुपद के बारे में किसे समझाना पड़ा था, तो जो औरंगजेब था उसको समझाना पड़ा था। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। तो जो सिखों के नौवें गुरु हुए तेग बहादुर, तो इनसे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए बोला गया, किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। जैसे उसे पता चला कि ये इनकार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस्लाम को, तो वर्तमान में जो शीशगंज है वहाँ के गुरुद्वारा के निकट ही उन्होंने जो औरंगजेब था उसने इनका मर्डर करवा दिया, ठीक है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह हुए वो कब से कब तक रहे, तो 1675 से 1708 ईस्वी तक हुए। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो जो बिहार का पटना है वहाँ पे इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, और ये 1675 ईस्वी में सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बन गए, ठीक है, जिनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा, ठीक है। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि वो सच्चा पातशाह है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, ठीक है, 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिखों को, ठीक है, तो जो भी सिख है उनको 5 चीज़ें अपने पास रखना है, ठीक है। 5 ककार था, तो एक था क से केस, दूसरा कंघा,
तीसरा कृपान, चौथा कच्छा और पांचवा कड़ा। यानी कि उनका केस बड़ा होना चाहिए, उनके पास एक कंघा होना चाहिए और एक कृपान, कृपान मतलब छोटा सा तलवार या जो चाकू होता है उसे बोलते हैं, कच्छा होना चाहिए और हाथ में कड़ा होना चाहिए। तो इन्हें उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो जो भी लोग थे, मतलब जो सिख थे, जो इनको फॉलो कर रहे थे, उनको इन्होंने 5 चीज़ें रखने को कहा। कौन कौन सा चीज़? उसे 5 ककार कहा जाता है, ठीक है। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जिनका जो भी नाम है लास्ट में वो सिंह जोड़े, ठीक है। लास्ट में वो क्या जोड़े? सिंह जोड़े। तो ये चीज़ इन्होंने किया था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, ठीक है, एवं कार्यस्थली पातुआ। तो इनका निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब था और इनका जो कार्यस्थली था पातुआ था, ठीक है। कहाँ पे था? पातुआ था। इनके 2 पुत्र, एक फत्ता सिंह हुए एवं एक दूसरा जोरावर सिंह, ठीक है। को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। इनके जो 2 पुत्र हुए, एक थे फतेह सिंह और दूसरा जोरावर सिंह। तो सरहिंद के जो मुगल फौजदार वजीर खां था, उन्हें क्या किया? इसे इन दोनों को दीवार में ही चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने 1699 में क्या किया कि जो बैसाखी का दिन था, उसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा पंथ का स्थापना किया। जो खालसा पंथ है उसका स्थापना कब किया गया? तो 1699 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। पाहुली प्रणाली की शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया। जो पाहुली प्रणाली है उसकी शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ था उसको एक नया रूप दिया, वर्तमान रूप दिया और कहा अब गुरुवाणी जो है वो सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। तो एक पठान था जिसने क्या किया? 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत थोड़ा समय लगेगा इसको कवर करने में, लेकिन एक बार देख लेते हैं कितना है। इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हम करना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो चीज़ें बाउंस होने लगती है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि सबके लिए बोरिंग लगता है। तो आई डोंट थिंक कि जो हम पढ़ाते हैं वो बोरिंग होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो अच्छा अगर पढ़ाते हैं तो आप भी अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो चलिए, जो ये बंदा बहादुर है इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।